गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो देखो बेटा, मैं एक बात आपको बता दूं। अब तक तो मैं जो टेस्ट हुए हैं उनकी जो पूरी लिस्ट होती थी वो शेयर नहीं करता था। अब इस टेस्ट से जो केमिकल काइनेटिक्स का आपका टेस्ट हुआ है, अब यहां से मैं सारी लिस्ट जो है जैसे पहले आपके पास जाती थी उस तरीके से पूरी लिस्ट जो है आपके पास जाएगी। और वो जो टेस्ट के जो आपके मार्क्स हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। ठीक है। और मैंने ये देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने आज टेस्ट नहीं दिया, तो जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट नहीं दिया है मैं वो लिस्ट चेक करके उसके बाद मैं ऑब्वियसली जो है मैं आपसे और आपके पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा। अगर आपने टेस्ट नहीं दिया है तो मुझे आपको टेस्ट की वजह बतानी पड़ेगी, क्यों नहीं दिया आपने। और बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन के अगर आप टेस्ट को मिस करते हो तो फिर मैं आगे फर्दर जो फैसिलिटीज हैं उन फैसिलिटीज को रोक दूंगा। पहले मैं पूरी लिस्ट देख लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का डिस्कशन लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है क्या, और फिर रेडियो एक्टिविटी क्या है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हमने डिफाइन किया था, रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया था, और उसके अलावा जो थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के भी कुछ पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो अगर हम थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी को कंसीडर करें तो आप में से कोई स्टूडेंट बताएगा मैं कौन कौन से पॉइंट अब तक डिस्कस कर चुका हूं। शोभित, माइक अनम्यूट करो बेटा और जरा मुझे बताओ थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी में मैंने कौन कौन से पॉइंट आपको बताए हुए। तो लास्ट पॉइंट ये था कि ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन alpha rays and beta rays are produced through primary effect whereas gamma rays are produced by secondary effect. थर्ड पॉइंट था सर। ये थर्ड पॉइंट था। मैं मुझे सारे तीनों पॉइंट बता दो बेटा। तो पहला पॉइंट था कि the atoms of radioactive elements are inherently unstable. Second point, they disintegrate spontaneously to give a daughter element which may also be unstable and therefore undergo disintegration spontaneously. वेरी गुड, सही है, सही है। फोर्थ पॉइंट लिखो थियरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी में। फोर्थ पॉइंट लिखो, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of radioactive element is independent from imposed external condition like pressure, temperature, chemical composition, physical state, etc.
तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेट करने का रेट है वो न तो प्रेशर पे डिपेंड करेगा उनके, न उनके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, न उनके केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है या वो किसी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, और नहीं वो उनके फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करेगा कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बन 14 को कंसिडर करें जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, तो चाहे कार्बन 14 कोल के अंदर प्रेजेंट हो या कार्बन 14 किसी फॉसिल फ्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट हो या कार्बन 14 CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट हो या कार्बन 14 डायमंड के अंदर प्रेजेंट हो, वो किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट हो, उसका जो डिसइंटीग्रेट करने का रेट है वो हमेशा सेम रहेगा। उसका हाफ लाइफ टाइम, जो डिसइंटीग्रेशन के लिए जो हाफ लाइफ टाइम है वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिखो, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, all radioactive disintegration always follow first order kinetics. All radioactive disintegration always follow first order kinetics. ठीक है, तो ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स को फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स के करस्पॉन्डिंग कंसीडर करें तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, या इसको हम एक्टिविटी ऑफ द सैंपल भी बोलते हैं, दैट इज एक्टिविटी ऑफ द सैंपल माइनस dn by dt is equal to lambda into n. Minus dn by dt is equal to lambda into n. यहां पे lambda जो है वो decay constant है, lambda is decay constant, n is number of radioactive nuclei present. N is number of radioactive nuclei present. ठीक है, तो अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके हमें यह मिल जाएगा n is equal to n naught e to the power minus lambda t, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन आता है, n is equal to n naught e to the power lambda t। और आप ये रिजल्ट भी कंसीडर कर सकते हो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा जाता है, t is equal to 2.303 by lambda log of 10 base n naught by n। आप ये रिजल्ट भी लिख सकते हो। आप इसके लिए ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हो, t is equal to t half upon 0.3010 log of 10 base n naught by n। इसको सॉल्व करके ये सारे रिजल्ट्स आते हैं। अगर इसका हाफ लाइफ टाइम को कंसीडर किया जाए तो इसका हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा बेटा t half
T half is equal to 0.693 by lambda, 0.693 by lambda, या आप इसको बोल सकते हो 2.303 log 2 by lambda. 2.303 log 2 by lambda. और अगर हम इसका मीन लाइफ टाइम को कंसीडर करें तो मीन लाइफ टाइम टी एवरेज और टाउ इज इक्वल टू 1 by lambda. टी एवरेज इज इक्वल टू 1 by lambda. तो टी एवरेज और हाफ लाइफ टाइम, टी एवरेज और हाफ लाइफ टाइम के बीच में अगर रिलेशनशिप देखें, टी एवरेज और टाउ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ. वन 1.44 टी हाफ के बराबर आता है. वो जितने भी रिजल्ट्स आपने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डिराइव किए हैं, वो सारे रिजल्ट्स यहां भी होल्ड करते हैं. ठीक है. अब जैसे देखो, अगर हम यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी को कंसिडर करें, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी SI unit of radioactivity is disintegration per second. Disintegration per second. Disintegration per second. यानी कि DPS और काउंट पर सेकेंड, काउंट पर सेकेंड, ये इसकी SI यूनिट है. CPS बोल सकते हो, DPS और CPS, ये इसकी SI यूनिट है. अदर यूनिट्स आर, तो अदर यूनिट्स बेकुरेल है इसकी 1 बेकुरेल, 1 BQ. BQ यानी कि बेकुरेल. बेकुरेल वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी फिनोमेना को डिस्कवर किया. तो 1 बेकुरेल इज इक्वल टू 1 DPS. 1 बेकुरेल इज इक्वल टू 1 DPS. इसकी और भी यूनिट्स है, जैसे इसकी एक यूनिट है रदरफोर्ड. रदरफोर्ड RF. 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 to the power 6 DPS. 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 to the power 6 DPS. और इसकी एक यूनिट ये भी है 1 क्यूरी, 1 CI, 1 क्यूरिक इज इक्वल टू 3.7 into 10 to the power 10 DPS. ये सब रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स है. माइनस dN/dt यानी कि लेमडा इंटू एन को एक्टिविटी ऑफ द सैंपल बोलते हैं. तो एक्टिविटी ऑफ द सैंपल जो है वो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के टर्म्स में या काउंट पर सेकंड के टर्म्स में मेजर किया जाता है. इसको बेकुरेल के टर्म्स में भी मेजर करते हैं, रदरफोर्ड के टर्म्स में भी और क्यूरी के टर्म्स में भी.
बाकी जैसे मैंने उधर केमिकल काइनेटिक्स में सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन और पैरेलल रिएक्शन के बारे में बताया था, उसी तरीके से यहाँ पे सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव डिके एंड पैरेलल पाथ डिके को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आप लिखो सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव डिके, सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव डिके। सीरीज और कॉन्जिक्यूटिव डिके। तो जैसे देखो, अगर हम एक रेडियो एक्टिव डिके को कंसिडर कर रहे हैं जहां पे एक बी में कन्वर्ट हो रहा है और बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, A converted into B and B converted into C. Radioactive element A gets converted into daughter element B and daughter element B gets converted into another daughter element C. अगर मान लो इस स्टेप का डिके कांस्टेंट लैम्डा A है और इस स्टेप का डिके कांस्टेंट लैम्डा B है, T is equal to 0 पे मान लो इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट है वो Na0 है, B और C नहीं प्रेजेंट है। एट सर्टेन टाइम T A के जो न्यूक्लियाई बचे हुए वो Na, B का जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुआ वो Nb और C का जो न्यूक्लियाई प्रोड्यूस हुआ वो Nc है। अब इसमें एक टर्म को डिफाइन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो बोल रहे हैं कि वैसे तो ये क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, लेकिन इस इरिवर्सिबल चेंज में भी जो इंटरमीडिएट डॉटर एलिमेंट है, इस इंटरमीडिएट डॉटर एलिमेंट के लिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट डॉटर एलिमेंट हम यहाँ पे बी को कंसीडर कर रहे हैं, इस इंटरमीडिएट डॉटर एलिमेंट के लिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। तो यहां पे आप इसको नोट करो, फॉर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, फॉर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम ऑफ डॉटर एलिमेंट B, फॉर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम ऑफ डॉटर एलिमेंट B क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ B। बी के लिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होगा जब बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन बी के रेट ऑफ डिके के बराबर होगा। जब बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन बी के रेट ऑफ डिके के बराबर होगा तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। तो मान लो कि टाइम टी पे वो इक्विलिब्रियम आया है, टाइम टी पे वो इक्विलिब्रियम आया है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, लैम्डा ए इंटू एन ए। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या होगा, लैम्डा ए इंटू एन ए, एंड रेट ऑफ डिके ऑफ बी को अगर कंसीडर कर तो हो जाएगा लैम्डा बी इंटू एन बी। तो हम ये लिख सकते हैं लैम्डा ए एन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी एन बी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी होगा लैम्डा ए इंटू एन ए एंड रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी लैम्डा बी इंटू एन बी। तो यहां से रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन आ जाएगी। तो कंडीशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या आ गया, Na बाई एन बी, Na बाई एन बी इज इक्वल टू लैम्डा बी बाई लैम्डा ए।
डॉटर एलिमेंट बी के लिए रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा? जब ए के न्यूक्लियाई और बी के न्यूक्लियाई जो रिमेनिंग है उनका रेशियो उनके डिके कांस्टेंट के रेशियो के रेसिप्रोकल आएगा। यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू टाउ ए अपॉन टाउ बी, ये भी लिखा जा सकता है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो टी हाफ ऑफ ए अपॉन टी हाफ ऑफ बी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये है कंडीशन फॉर रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी जो सीरीज और कॉन्सिक्यूटिव डिके के लिए मैंने रिजल्ट्स आपको बताए हुए हैं, वो रिजल्ट्स यहां भी होल्ड करेंगे। जैसे कि कौन से टाइम पे बी के नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिमम होंगे, टाइम एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी इज मैक्सिमम, टी मैक्स, टाइम एट विच नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ बी इज मैक्सिमम, क्या होता है 2.303 अपॉन लेमडा बी माइनस लेमडा ए डिवाइड log of 10 base lambda b by lambda a। T max is equal to 2.303 upon lambda b minus lambda a log of 10 base lambda b by lambda a। अगर आप यहाँ पे lambda a minus lambda b लिखते हो तो यहाँ पे log of 10 base lambda a by lambda b हो जाएगा। तो ये T max हो गया। ऐसे ही आप जो NB max है, NB max का जो एक्सप्रेशन है वो भी आप लिख लो, जो आपको बताया हुआ है Na0 इंटू लेमडा बी बाई लेमडा ए टू द पावर। अब इसमें पावर टर्म में देख लो क्या आना चाहिए, न्यूमरेटर में क्या आता है, लेमडा बी आता है या लेमडा ए आता है? lambda b upon lambda a minus lambda b। लेमडा बी अपॉन लेमडा ए माइनस लेमडा बी। तो ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से अगर पैरेलल पाथ डिके को कंसीडर करें, पैरेलल पाथ डिके मान लो ये इनके डिके कांस्टेंट है, A कन्वर्टेड इनटू B एंड A कन्वर्टेड इनटू C। A से B का जो कन्वर्जन हो रहा है उसका डीके कांस्टेंट लेमडा B है, और A से C का जो कन्वर्जन हो रहा है उसका डीके कांस्टेंट लेमडा C है। तो अगर आपसे बोला जाए कि परसेंटेज यील्ड ऑफ B, ये सबसे कॉमन रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज यील्ड ऑफ B इज इक्वल टू लेमडा B अपॉन लेमडा B प्लस लेमडा C मल्टीप्लाइड बाय 100। और उसी तरीके से परसेंटेज यील्ड ऑफ C, परसेंटेज यील्ड ऑफ C क्या हो जाएगा, लेमडा C अपॉन लेमडा B प्लस लेमडा C इंटू 100। बाकी जो ओवरऑल डिके कांस्टेंट है, मान लो लेमडा ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो लेमडा ए इज इक्वल टू लेमडा बी प्लस लेमडा सी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन टी हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ ऑफ बी प्लस 1 अपॉन
the half of C. तो ये जितने भी रिजल्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, इन सारे रिजल्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं। अब ये डिस्कशन मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूं तो इसी के साथ एक डिस्कशन और आता है, वो है कार्बन डेटिंग और रॉक डेटिंग का। तो कार्बन डेटिंग और रॉक डेटिंग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और बता देता हूं, तब उसके बाद आप कार्बन डेटिंग और रॉक डेटिंग को बेटर तरीके से समझ पाओगे। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, स्पेशली कार्बन डेटिंग पे तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लिखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। लिखो, it is a series, it is a series of spontaneous change, it is a series of spontaneous change that takes place starting from the radioactive parent element, the radioactive parent element upon to the formation of stable daughter nucleus, stable daughter nucleus, stable daughter nucleus। आगे लिखो, in radioactive disintegration series, following four series are taken into consideration. In radioactive disintegration series, following four series are taken into consideration. इसमें लिखो, where one of them is artificial, where one of them is artificial while other are natural, तो टोटल 4 डिसइंटीग्रेशन सीरीज को कंसीडर करते हैं, इनमें से 3 नेचुरल है और 1 आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो आप एक टेबल बना लो इसी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज से रिलेटेड। टाइप ऑफ सीरीज, फर्स्ट कॉलम, एक बार देख लेना कितने कॉलम बनाने हैं। नेम ऑफ सीरीज, स्टार्टिंग न्यूक्लियस या स्टार्टिंग एलिमेंट, फाइनल एलिमेंट, इसमें 2 कॉलम आपको और ऐड करने हैं, वो अभी बाद में कंप्लीट हो जाएगा। नंबर ऑफ
अल्फा पार्टिकल डिकेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिकेड, और एक कॉलम और आपको बनाना है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल डिकेड, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल डिकेड। कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल डिके होंगे, अभी इसके लिए मैं आपको पूरी एनालिसिस कैसे करते हैं वो बताता हूं। ठीक है, तो टोटल आप देखो यहां पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम आपको बनाने, लास्ट वाले 2 छोटे रखो। तो टाइप ऑफ सीरीज में फर्स्ट सीरीज को अगर हम कंसीडर करें तो इसको बोलते हैं 4n सीरीज, 4n सीरीज। ठीक है, टाइप ऑफ सीरीज में 4n सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज बोलते हैं, इसका नेम है थोरियम सीरीज। इस सीरीज का जो स्टार्टिंग न्यूक्लियस है वो है 90 थोरियम 232, 90 थोरियम 232। और इस सीरीज का जो फाइनल एलिमेंट है 82 लेड 208। इस सीरीज का जो फाइनल एलिमेंट है वो 82 लेड 208 है, और स्टार्टिंग एलिमेंट है 90 थोरियम 232। अब आप बोलोगे ये 4n का क्या मतलब है, 4n का यहां पे क्या मतलब है? तो 4n का मतलब अगर आपको समझना है तो आपको बेसिकली आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब कभी अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है तो अल्फा पार्टिकल के इमिशन में जो डॉटर एलिमेंट बनता है, पेरेंट एलिमेंट से जो डॉटर एलिमेंट बनता है, उस डॉटर एलिमेंट का मास नंबर में 4 यूनिट का चेंज और उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का चेंज आता है। ठीक है, तो अल्फा इमिशन के थ्रू ही सिर्फ मास नंबर बदल सकता है, बाकी जितने भी डिसइंटीग्रेशन है उनकी वजह से सिर्फ एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, मास नंबर में चेंज नहीं आता। ठीक है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल का जब इमिशन होता है तो मास नंबर चेंज होता है, बाकी अगर बीटा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, पॉजिट्रॉन का इमिशन हो रहा है, तो कभी भी मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। इसलिए हम करते क्या है, अगर हमें पता करना है कि जो पेरेंट एलिमेंट है और जो फाइनल डॉटर एलिमेंट है वो कौन से डिसइंटीग्रेशन सीरीज को बिलोंग करता है, तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके मास नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर मास नंबर को 4 से डिवाइड करने पे मास नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो वो पेरेंट एलिमेंट 4n सीरीज को बिलोंग करेगा। अगर उसके मास नंबर को 4 से डिवाइड करने पे मास नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो पेरेंट एलिमेंट 4n सीरीज को बिलोंग करेगा। एग्जैक्टली वही बात फाइनल डॉटर एलिमेंट के मास नंबर में भी ऑब्जर्व होगी। फाइनल डॉटर एलिमेंट का भी मास नंबर को 4 से डिवाइड करने पे अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो 4n सीरीज को बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बचता है तो वो 4n+1 सीरीज को बिलोंग करेगा। अगर मास नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद 1 रिमाइंडर बचता है तो वो 4n+1 सीरीज को बिलोंग करेगा। तो अगर हम 4n+1 सीरीज को कंसीडर करें तो इसको नेपच्यूनियम सीरीज बोलते हैं, नेपच्यूनियम सीरीज। नेपच्यूनियम सीरीज बोलते हैं, और इसका जो स्टार्टिंग एलिमेंट है वो है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम 94 प्लूटोनियम 241।
और इसका जो लास्ट एलिमेंट है वो है 83 बिस्मथ 209। ये जो 4n+1 सीरीज है बेटा, ये सिंथेटिक सीरीज होती है, आर्टिफिशियल सीरीज होती है। 4n+1 सीरीज ये नेचुरल सीरीज नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। क्योंकि अगर प्लूटोनियम को कंसीडर किया जाए तो प्लूटोनियम जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट नहीं है। ठीक है, वैसे पहले तो इसको सिंथेटिक एलिमेंट ही बोला गया, बाद में देखा गया कि बहुत कम अमाउंट में ये रेडियम सैंपल के अंदर, अगर रेडियम का सैंपल को कंसीडर कर तो उसके अंदर बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में समटाइम्स मिलता है। ठीक है, तो ये वाली जो सीरीज 4n+1 आप देख रहे हो, ये नेचुरल नहीं है, दिस इज आर्टिफिशियल। इसी तरीके से अगर मास नंबर को 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर बचता है तो 4n+2 सीरीज ऑब्जर्व होगी। और 4n+2 सीरीज को यूरेनियम सीरीज बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूरेनियम सीरीज। यूरेनियम सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट है 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 238 ये इसका स्टार्टिंग एलिमेंट है। और इसका जो फाइनल डॉटर एलिमेंट है वो है 82 लेड 206। 82 लेड 206। यहाँ पे 82 लेड 208 है और यहाँ पे 82 लेड 206 है। इसी तरीके से अगर मास नंबर को 4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचता है तो 4n+3 सीरीज होगी। 4n+3 सीरीज, इसको बोलते हैं बेटा एक्टिनियम सीरीज। एक्टिनियम सीरीज, 4n+3 सीरीज को एक्टिनियम सीरीज बोलते हैं। इसका स्टार्टिंग एलिमेंट है 92 यूरेनियम 235। 92 यूरेनियम 235। ठीक है, स्टार्टिंग एलिमेंट है इसका 92 यूरेनियम 235। बोलते इसको एक्टिनियम सीरीज है, बट इसका स्टार्टिंग एलिमेंट 92 यूरेनियम 235 है। और इसका जो फाइनल डॉटर एलिमेंट है वो 82 लेड 207 है। ये टोटल 4 सीरीज हैं। इनको डिफाइन करने का बेसिस क्या है? बेसिस है कि इनके मास नंबर को 4 से डिवाइड करके आप देखो क्या सिचुएशन अराइज हो रही है। अगर नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो 4n सीरीज, अगर 1 रिमाइंडर बचता है तो 4n+1 सीरीज, अगर 2 रिमाइंडर बचता है तो 4n+2 सीरीज, और अगर 3 रिमाइंडर बचता है तो 4n+3 सीरीज, और 4 रिमाइंडर बच नहीं सकता तब नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से टोटल हम 4 सीरीज को डिफाइन करते हैं। इसमें से जो सेकंड वाली सीरीज है ये क्या है? सेकंड वाली सीरीज है सिंथेटिक, मतलब आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल सीरीज है, ये आपको याद रखना है। और एक और बात, जो आर्टिफिशियल सीरीज है, आर्टिफिशियल सीरीज का फाइनल डॉटर न्यूक्लियस बिस्मथ का आइसोटोप है। आर्टिफिशियल सीरीज का जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियस है वो बिस्मथ का आइसोटोप है। ठीक है, बाकी जो नेचुरल सीरीज है उनका फाइनल डॉटर न्यूक्लियस लेड का आइसोटोप है। वैसे भी आपको एक बात मैंने 11th में बताया हुआ है और आपको पता भी होगी कि वो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ग्रेटर है वो सारे के सारे एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, बिकॉज उन एलिमेंट का एक भी स्टेबल आइसोटोप नेचर में ऑब्जर्व नहीं होता।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस एलिमेंट को बोला जाता है जिस एलिमेंट का कोई भी स्टेबल आइसोटोप नहीं है। अगर किसी एलिमेंट का एक भी स्टेबल आइसोटोप मिल गया तो वो स्टेबल एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ग्रेटर है वो हमेशा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसलिए जो स्टेबल न्यूक्लियस आपको मिलेगा वो 83 या 82 पे आकर के मिलेगा। 83 यानी कि बिस्मथ और 82 यानी कि लेड। तो ये आप दिमाग में रखो कि फाइनल डॉटर न्यूक्लियस में क्या है, जो आर्टिफिशियल सीरीज है उसमें बिस्मथ का आइसोटोप इन्वॉल्व है और जो नेचुरल सीरीज है उनमें लेड का आइसोटोप इन्वॉल्व। ठीक है, दो नेम तो क्लियर है, थोरियम सीरीज थोरियम से स्टार्ट होगी और यूरेनियम सीरीज यूरेनियम से स्टार्ट होगी। लास्ट में जो एक्टिनियम सीरीज है 4n+3 वो भी यूरेनियम के ही आइसोटोप से स्टार्ट होती है, 92 यूरेनियम 235। तो ये पूरी बात आपको समझ में आ गई बेटा? रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का जो कंसेप्ट मैंने बताया ये क्लियर हो गया? अब देखो, अब हमें पता करना है कि ये जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज है इसमें कितने कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल डिके होंगे। जब पेरेंट एलिमेंट स्टार्टिंग पेरेंट एलिमेंट फाइनल डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस में कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, अगर हमें यह डिटरमाइन करना है। तो देखो कैसे डिटरमाइन करते हैं। इस बात को पता करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट को कंसीडर करते हैं जिसको बोलते हैं ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लिखो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें क्या बताता है। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को अगर कंसीडर करें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि अगर कोई पेरेंट एलिमेंट x जिसका एटॉमिक नंबर z और मास नंबर a है, एक पेरेंट एलिमेंट x जिसका एटॉमिक नंबर z और मास नंबर a है, अगर ये अल्फा इमिशन में पार्टिसिपेट करता है, अगर ये अल्फा इमिशन में पार्टिसिपेट करता है तो जो डॉटर एलिमेंट y प्रोड्यूस होगा, डॉटर एलिमेंट y प्रोड्यूस होगा, उसका एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का डिक्रीज और उसके मास नंबर में 4 यूनिट का डिक्रीज देखने को मिलेगा। जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा, अल्फा पार्टिकल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं 2He4++, 2He4++ और अल्फा। ठीक है, तो अगर कोई पेरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल का इमिशन करता है, अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम न्यूक्लियस, तो अगर कोई पेरेंट एलिमेंट अल्फा पार्टिकल का इमिशन करता है तो जो डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसके मास नंबर में 2 यूनिट, उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का डिक्रीज और मास नंबर में 4 यूनिट का डिक्रीज देखने को मिलेगा। और जैसा आपको पता है कि किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है इन पीरियोडिक टेबल, किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशन है इन पीरियोडिक टेबल वो उस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर डिसाइड की जाती है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की जो पोजीशनिंग है इन पीरियोडिक टेबल वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो अगर ये पेरेंट एलिमेंट का ग्रुप नंबर, अगर पेरेंट एलिमेंट का ग्रुप नंबर मान लो x है, अगर पेरेंट एलिमेंट का ग्रुप नंबर x है तो जो डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसका ग्रुप नंबर
उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, x-2, क्योंकि एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट का डिक्रीज हुआ। यानी कि अल्फा इमिशन के मीन टाइम जो डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा वो पेरेंट एलिमेंट के कंपेयर में 2 पोजीशन लेफ्ट को लाई करेगा इन द पीरियोडिक टेबल। अल्फा इमिशन में जो डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा वो पेरेंट एलिमेंट के कंपेयर में 2 पोजीशन लेफ्ट को लाई करेगा इन द पीरियोडिक टेबल। ये है कॉन्सेप्ट। लेकिन यहां पे आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कंसिडर करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 14 एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में रखे गए। सारे लैंथोनॉइड्स को एक ग्रुप में और सारे एक्टिनॉइड्स को एक ग्रुप में रखा गया। तो आपने अगर देखा कि अगर स्टार्टिंग एलिमेंट कोई एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो हमेशा केयरफुल हो जाओ ग्रुप नंबर को बताते हुए। जैसे अगर मान लो हम कंसीडर करते हैं 90 थोरियम 232 को, 90 थोरियम 232, ऑब्वियसली इसका ग्रुप नंबर है 3, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एक्टिनॉइड है। अगर ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो अल्फा पार्टिकल इमिट करके ये 88 रेडियम 228 को प्रोड्यूस करेगा। 88 रेडियम 228 प्लस अल्फा। अब आप देखो, आपको पता है कि एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को एक ही पोजीशन पे रखा गया है इन द पीरियोडिक टेबल। 89 एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है। तो एक्टिनियम से लॉरेंसियम, ये 103 लॉरेंसियम का एटॉमिक नंबर है। एक्टिनियम टू लॉरेंसियम जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एक ग्रुप में रखा गया। इसका मतलब कि 90 से जब ये 89 पे आएगा तो इसका ग्रुप नंबर चेंज नहीं होगा, बट 89 से जब ये 88 पे आएगा तो इसका ग्रुप नंबर में 1 यूनिट का चेंज होगा। तो इसका ग्रुप नंबर 2 होगा, न कि 1। अब यहां पे आप अगर इस तरीके से एनालिसिस करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन अक्सर जो पूछे जाते हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 89 टू 103 एक्टिनॉइड्स और 57 टू 71 लैंथोनॉइड्स, इन एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो जब इनमें से कोई एलिमेंट इन्वॉल्व हो और वो एलिमेंट अल्फा पार्टिकल का इमिशन कर रहा है तो अल्फा पार्टिकल के इमिशन के मीन टाइम जो डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसके ग्रुप नंबर में चेंज एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि चेंज ही ना हो। अगर एक एफ ब्लॉक एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिशन के थ्रू एफ ब्लॉक एलिमेंट ही प्रोड्यूस करता है तो ग्रुप नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट में कन्वर्ट होता है तो ग्रुप नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 92 यूरेनियम 238 है, 92 यूरेनियम 238, इसने एक अल्फा पार्टिकल इमिट किया, क्या बन गया, 90 थोरियम 234। 90 थोरियम 234 को अगर आप देखो तो ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है और यूरेनियम भी एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो ग्रुप नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड। पहले भी ग्रुप नंबर 3 होगा और बाद में भी ग्रुप नंबर 3 होगा। तो ये बात समझ में आ गई बेटा? कहां पे आपको ध्यान रखना है ग्रुप नंबर बताते हुए? तो ये तो अल्फा इमिशन की बात हो गई।
अब देखो इसके बाद हम कंसीडर करते हैं बीटा इमिशन। तो जैसे मान लो कि एक पेरेंट एलिमेंट एक्स है, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, अंडरगो इन बीटा इमिशन। मान लो बीटा इमिशन के थ्रू ये डॉटर एलिमेंट वाई को प्रोड्यूस कर रहा है। तो डॉटर एलिमेंट वाई को जब प्रोड्यूस करेगा तो डॉटर एलिमेंट वाई का एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का इंक्रीज और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस -1 बीटा 0 और इसको -1 इलेक्ट्रॉन 0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पे अगर इसका ग्रुप नंबर x है तो इसका ग्रुप नंबर x+1 होगा। तो यहाँ पे जब बीटा इमिशन होता है तो जो डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा वो पेरेंट एलिमेंट के कंपेयर में 1 पोजीशन राइट को शिफ्ट होगा। बट केयरफुल रहना है आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट के केस में। अब इसके बाद आप देखो इसी तरीके से अगर पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, थर्ड केस, अगर पेरेंट एलिमेंट एक्स हमने लिया एंड इट अंडरगोज इन पॉजिट्रॉन इमिशन, तो एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट का डिक्रीज और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। पॉजिट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं +1 इलेक्ट्रॉन 0 और +1 बीटा 0, +1 इलेक्ट्रॉन 0 और +1 बीटा 0। तो यहां पे आप देखो अगर पहले पेरेंट एलिमेंट का ग्रुप नंबर x है तो डॉटर एलिमेंट का ग्रुप नंबर x-1 होगा। तो क्योंकि डॉटर एलिमेंट का ग्रुप नंबर चेंज हो रहा है इन पार्टिकल के इमिशन के थ्रू, इसीलिए हम इसको ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ का जो कॉन्सेप्ट है इसको इंट्रोड्यूस किया सॉडी एंड रसेल ने, SODDY, सॉडी एंड रसेल, RUSSEL। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर के ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को डिफाइन किया। तो यहां से एक बात आपको कंफर्म हो गई कि अगर किसी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज में मास नंबर में चेंज आ रहा है तो मास नंबर का चेंज सिर्फ अल्फा पार्टिकल के इमिशन के थ्रू ही पॉसिबल है। बट एटॉमिक नंबर में जो चेंज होगा उसके लिए बीटा पार्टिकल का इमिशन और पॉजिट्रॉन इमिशन और अल्फा इमिशन तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। एटॉमिक नंबर के चेंज के लिए अल्फा, बीटा और पॉजिट्रॉन इमिशन तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, बट मास नंबर में चेंज के लिए सिर्फ अल्फा इमिशन ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो अब अगर हमें यह निकालना है कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिकेड, अब जैसे आप इसको समझो, मान लेते हैं कि एक पेरेंट एलिमेंट है x with atomic number Z1 and mass number A1 and it gets converted into another daughter element Y with atomic number Z2 and mass number A2 plus m number of alpha particle and n number of beta particle। यहाँ पे m number of alpha particle and n number of beta particle प्रोड्यूस होते हैं। तो हमें निकालना है ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड और हमें निकालना है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड और नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड क्या होंगे? तो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है कि मास नंबर में जो चेंज होगा वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल के इमिशन के थ्रू होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड m, यहां पे देखो m नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं,
तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड m इज इक्वल टू मास नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट माइनस मास नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट डिवाइडेड बाय 4. मास नंबर ऑफ पेरेंट एलिमेंट माइनस मास नंबर ऑफ डॉटर एलिमेंट डिवाइडेड बाय 4. तो अब आप फटाफट रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज में चारों केसेस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड कैलकुलेट करके लिखो. चारों केसेस में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड कैलकुलेट करके लिखो. तो पहले वाले में कितने अल्फा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है? फर्स्ट वाले में 6, सेकेंड 8, थर्ड यहां भी 8 और फोर्थ में कितना? अरे 28 यूनिट का चेंज हो रहा है. 28/4 7. तो ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड आ गया. अब देखो अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड? आप देखो एटॉमिक नंबर में जो चेंज आया है वो अल्फा इमिशन और बीटा इमिशन दोनों के थ्रू आया है. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो फाइनल एटॉमिक नंबर है इज इक्वल टू इनिशियल एटॉमिक नंबर. फाइनल एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू इनिशियल एटॉमिक नंबर माइनस m अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है. एक अल्फा पार्टिकल की वजह से 2 यूनिट का डिक्रीज, तो m अल्फा पार्टिकल की वजह से 2m यूनिट का डिक्रीज होगा. 2m यूनिट का डिक्रीज तो अल्फा इमिशन की वजह से हो गया. और जब बीटा इमिशन होता है तो 1 यूनिट का इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे n बीटा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो n यूनिट का इंक्रीज हो जाएगा. n यूनिट का इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब अगर आप देखो तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड n इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 प्लस 2m. Z2 माइनस Z1 प्लस 2m. m वैल्यू अगर हम यहां पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा A1 माइनस A2/4 और 2 और 4 कैंसिल हो गया बेटा. तो ये आप लिख सकते हैं A1 माइनस A2/2. नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड n इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 प्लस A1 माइनस A2/2. तो आप फटाफट नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इमिटेड निकाल लो. ये जो आपको रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज का कांसेप्ट मैंने आपको बताया हुआ ना, इसमें कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये जैसे 4 सीरीज बता दिया और आपसे बोलेंगे कि इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो यूरेनियम सीरीज है, या कौन सी सीरीज एक्टिनियम सीरीज है, कौन सी थोरियम सीरीज है.
या हर सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट पूछा जा सकता है और फाइनल एलिमेंट पूछा जा सकता है। फोर, 5, 6 एंड 4। 4, 5, 6 एंड 4। तो अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रेडियो एक्टिविटी का कंसेप्ट है, रेडियो एक्टिविटी के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम दो टर्म को डिफाइन करते हैं, एक कार्बन डेटिंग एंड दूसरा रॉक डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग और रॉक डेटिंग में जो रॉक डेटिंग है वो ज्यादातर ये तीसरी वाली सीरीज जो यूरेनियम सीरीज है, इसके बेसिस पे हम एक रॉक सैंपल की एनालिसिस करके हम उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग और रॉक डेटिंग के बारे में अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और एक कॉन्सेप्ट जो है मुझे इसी से रिलेटेड जो है मुझे बताना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी नोट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, 2 मिनट लगेगा, लिख लो। स्पेसिफिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक एक्टिविटी स्पेसिफिक एक्टिविटी डिफिनीशन लिखो, लिखो एक्टिविटी ऑफ यूनिट मास, एक्टिविटी ऑफ यूनिट मास of a radioactive sample, activity of unit mass of a radioactive sample is called specific activity. The activity of unit mass of a radioactive sample is called specific activity. यहां पे इंपॉर्टेंट है, लिखो where mass of the sample, where mass of the sample can be pure, where mass of the sample can be pure as well as impure both. जो सैंपल हम कंसीडर कर रहे हैं वो प्योर भी हो सकता है और इम्प्योर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी is equal to activity of the sample divided by mass of the sample. Activity of the sample divided by mass of the sample, तो ये आ जाएगा बेटा lambda n by w, lambda n by w, w is the mass of the sample। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं lambda into n, n number of nuclei present। तो अगर मान लो W ग्राम ऑफ सैंपल हमने लिया है, अगर हम प्योर सैंपल लेकर के चले तो क्या हो जाएगा, W ग्राम अगर हमने लिया है तो उसका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा W अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, W बाई M उसका नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, लेमडा इंटू W बाई M इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाई W। तो इस तरीके से अगर आप देखो बेटा तो ये आ जाएगा लेमडा एन ए बाई एम। जो स्पेसिफिक एक्टिविटी आई वो लेमडा एन ए बाई एम। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एम जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेडियो, मोलर मास ऑफ द एलिमेंट है या मोलर मास ऑफ द सैंपल है। तो आप देख रहे हो कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी है, स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द सैंपल, ये इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक एक्टिविटी
is inversely proportional to molar mass of radioactive sample. इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन 14 अगर CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है और कार्बन 14 अगर मीथेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो किसकी स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा होगी? कार्बन 14 अगर CO2 के फॉर्म में प्रेजेंट है और कार्बन 14 अगर मीथेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। ठीक है, तो मीथेन के फॉर्म में उसका स्पेसिफिक एक्टिविटी ज्यादा होगा, बिकॉज स्पेसिफिक एक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हैं। तो अब इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, याद रखना, रॉक डेटिंग एंड कार्बन डेटिंग, ये अगला कॉन्सेप्ट होगा जिसपे काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ओके बेटा।